या लाइव स्टार्ट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। थैंक यू। बहुत खूब मधु मुकेश जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और ये सुनने के बाद तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है। कितना सोलफुल, कितनी रूहानियत है इन इन लाइनों में। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज हम लोग आज बर्थडे एनिवर्सरी है मिर्ज़ा गालिब सर का। और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम ये मना पा रहे हैं। इतना सुंदर आज सुबह से ही मुझे लग रहा था, दिन में दिसंबर का महीना वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है, और सुबह हुई तो सुबह से लग रहा था कुछ दिन बहुत सुंदर है, कुछ बहुत हसीन दिन है आज। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, तो फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, उसमें ध्यान आया, अरे आज तो मिर्जा गालिब साहब का बर्थडे है। तो वो बस उसी थॉट से, आई थिंक वो फेसबुक मैसेज एक प्रॉम्प्ट था डिविनिटी का, और डिवाइन फोर्स थी जिसने हमको प्रॉम्प्ट किया है ये शो क्यूरेट करने के लिए। सो आई एम अनिला रामपुरिया फ्रॉम दिल्ली, वेलकमिंग ऑल टू म्यूजिक वेरांडा। जी हाँ, म्यूजिक वेरांडा एक पहल है, एक जो अब कारवा बन गई है, बहुत सारे म्यूजिक लवर्स की जान, शान और पहचान बन गई है। तो कहते हैं कि आजकल सब बहुत व्यस्त हो गए हैं, किसी के पास इन सोलफुल चीजों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब हमने ये शो क्यूरेट किया तो 3 बजे तो मुझे ध्यान आया कि मैं कुछ लोगों को मैं कनेक्ट करती हूँ, और आई कनेक्टेड मेजर मोहम्मद अली शाह। एंड he's such a preoccupied person, इतने बिजी हैं। ही इज अ TEDx स्पीकर, और बोलते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा टेड टॉक्स इन्होंने की है अभी तक। और यू कैन इमेजिन, ये टीवी पैनलिस्ट हैं, ही इज नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म एक्टर, एंड ही इज गेस्ट फैकल्टी इन आईवी लीग स्कूल्स। सो यू कैन इमेजिन ये इतने बिजी हैं और इनको पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला सर मिर्जा गालिब सर का आज हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं म्यूजिक वेरांडा पे, he did not say anything. He said, Anila, we are going to celebrate it today. You tell me the time, I will be there at the show. So ये खासियत है इनकी और मिर्जा गालिब सर की। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू कि आप अपना समय निकाले। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि ही इज नेफ्यू ऑफ नसीरुद्दीन शाह सर, जो कि ही इज द फेस ऑफ मिर्जा गालिब। आज हम मिर्जा गालिब के बारे में सोचते हैं तो हमें नसीरुद्दीन शाह जी याद आते हैं। तो बिना कुछ आगे टाइम लिए हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेजर मोहम्मद अली शाह से कि हमें बताएं उस शख्सियत के बारे में जिनके बारे में उनको बहुत नॉलेज है, बहुत एडमिरेशन है उनका, बहुत रिस्पेक्ट है, और बहुत सारी चीजें उनको पता है। ओवर टू यू सर एंड वेलकम टू यू। थैंक यू अनिला। पहली बात तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है गालिब साहब के बारे में, काश मेरे को होती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 1857 में बहादुर शाह जफर के कोर्ट के दौरान वहां पे उनके दरबार में काफी नवाब हसन ज़ौक़ और मिर्जा गालिब की जुगलबंदी चलती थी उस टाइम पे। नवाब हसन ज़ौक़ जो उनके उस्ताद रह चुके थे, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ में ही उनका मुकाबला हुआ करता था बहुत सारा। और गालिब साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं क्या बयान करूं, मैं जितना बोलूंगा वो कम ही होगा। लेकिन टॉम वॉल्टर साहब के साथ मैंने बहुत से नाटक करे हैं गालिब साहब के ऊपर। डॉक्टर सईद आलम ने वो डायरेक्ट करे थे।
गालिब के खुतूत, गालिब, और हमने ट्रैवल किया है उन प्लेस के साथ। और मेरे चाचा जान ने तो मिर्जा गालिब का गुलजार का जो सीरियल था जो आता दूरदर्शन पे, मिर्जा गालिब, उसमें वो प्रोटोगनिस्ट थे। तो खैर गालिब साहब के बारे में हम उनकी शेर शायरी से तो वाकिफ है, ठीक है, सब जानते हैं उनकी शेर शायरी के। कुछ चंद एक चीज ऐसी हैं जो जितना लोग उनसे वाकिफ नहीं है, तो जहां से लोग उनकी उन लाइफ से वाकिफ नहीं है, मैं उन लाइफ से उनका थोड़ा तारुफ कराना चाहूंगा। गालिब साहब अपने जमाने में खत लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे। खत, जैसे कि आज की तारीख में लोग व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, बीच में बीबीएम आया था, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, एसएमएस, ईमेल्स, उस तरीके से उस जमाने में उनके लिए खुतूत हुआ करते थे, खत। जैसे कि फर्ज करिए किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ठीक है, अब व्हाट्सएप मैसेज मिला, 2 ब्लू टिक्स भी आ गए, मतलब किसी ने मेरा मैसेज उसने पढ़ लिया, पढ़ा, उसको मिला, उसने जवाब नहीं दिया है, 2 ब्लू टिक्स भी आ गए, तो हम बुरा मानते नहीं मानते हैं, उस बात को हम पर्सनली ले लेते हैं। बस ठीक उसी तरह से गालिब साहब के जमाने में जब वो खत लिखा करते थे, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया या किसी ने उनको जवाब खत नहीं लिखा, तो वो बहुत बुरा मान जाया करते थे। सो उसी तरीके से मैं कुछ गालिब के खुतूत सुनाऊंगा आपको। ये नाटक में से है गालिब के खुतूत। एक दिन गालिब साहब, उनकी जो एहलिया थी, उनके जो भांजे थे नवाब अलाए, उनसे कहीं पे मुलाकात हो गई, उनकी भटक गए सड़क पे। उन्होंने बोला, क्यों मियाँ तुम आजकल खत नहीं लिखते, क्या बात है? अब गालिब साहब का अपना निजी मकान था बली मरान में, लेकिन कभी भी वो अपने निजी मकान में नहीं रहे, हमेशा 3-4 महीने में, 6 महीने में घर बदल दिया करते थे, वो हमेशा किराए के मकान में रहे। तो नवाब अलाए ने बोला, मिर्जा साहब मैंने आपको खत इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे आपका मस्कन नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर आप घर बदल लेते हैं, मस्कन बदल लेते हैं, तो कहाँ पे लिखूं, ये बहाना मार रहे थे। तो गालिब साहब ने कुछ नहीं बोला, वो घर गए और उन्होंने एक खत में लिखा, खत के जरिए ये बयान किया। क्या बयान किया सुनिए। उन्हें लिखा, उससे पहले मैं बयान करने से पहले ये बोल दूं कि भाई ये जो शेरवानी है और ये जो टोपी है, ये मैंने एक नाटक में, एक ड्रामा में पहन रखी थी। ये गालिब का साहब का प्ले था। और एक ओरिजिनल टोपी है जो मेरे चाचा नसीर साहब ने मिर्जा गालिब सीरियल में पहनी थी, वो भी टोपी रखी हुई है। मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाया क्योंकि अल्लाह जैसे फोन किया कि भाई गालिब साहब की सालगिरह है, हमें कुछ करना चाहिए, तो कब करें, आप कब फ्री हैं? मैं, देखिए अगर सालगिरह है, हम 2 दिन बाद करें, 4 दिन बाद करें तो मतलब नहीं बनता। आज सालगिरह है तो आज ही करना चाहिए, चाहे कितने भी लोग आए, मतलब आज करना। तो इतना टाइम मिला नहीं वो टोपी ढूंढने का, तलाशने का, वो कहीं पे ट्रंक पे रखी है, शुक्रिया, जाड़ों में। तो मैं ये टोपी जो मैं नाटक में पहनी थी वो दिखा। खालिद साहब क्या लिखते हैं नवाब अलाए को, सुनिए। लिखते हैं, 50 बरस से दिल्ली में रहता हूं, हजारा खत अतराफ और जवानिब से आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मोहल्ला नहीं लिखते, सिर्फ शहर का नाम और मेरा नाम। ये सब मरातिब तुम जानते हो और उन खुतूत को भी तुम देख चुके हो, हैं? और फिर मुझसे पूछते हो अपना मस्कन बता। अगर मैं तुम्हारे नजदीक अमीर नहीं ना सही, अहले हरफा में से भी नहीं, कि जब तक मोहल्ला और थाना ना लिखा जावे, हर कारा मेरा पता ना बतावे, हैं? आप सिर्फ दहली लिखकर मेरा नाम लिख दिया कीजिए, खत पहुंचने का मैं साहब। अब भाई नवाब अलाए फंस गए, भैया खालिद साहब, क्या बात है। तो जब ये खत पढ़ रहे थे, उसके बाद एक खत खालिद साहब का, और ना वो उनकी यादें ताजा कर रहे थे। तब गालिब साहब एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे थे। तो उन्होंने दोबारा नवाब अलाए को, उनकी दोस्त, खूब खालिद साहब की खूब दोस्ती थी मिर्जा तफ्ता से, और मगर नवाब अलाए को खत लिखा, और क्या लिखा सुनिए।
मियाँ मैं बड़ी मुसीबत में हूं, महल सरा की दीवारें गिर गई हैं, पखाना ढह गया है, तुम्हारी पुप्पी कहती है हाय दबी, हाय मरी। दीवान खाने का हाल महल सरा से बदतर है। हाँ? मैं मरने से नहीं डरता, फुकदाने राहत से घबरा गया। छत छलनी है, अब्र 2 घंटा बरसे तो छत 4 घंटे बरसती है। अगर तुमसे हो सके तो भाई से मुझको वो हवेली जहां मीर हसन रहते थे और कोठी में से वो बला खाना मैदराने ज़ेरी जो इलाही बख्श मरहूम का मस्कन था, मेरे रहने को दिलवा दो। गालिब, यकशंबा 27 जुलाई 1862। ये उन्होंने लिखा था। जब नवाब अलाए पढ़ रहे थे उस खत को, तो उनके जो साथी थे, मियां मुश्की जो थे, वो बोले, आज कुछ पुराने खतूत लेके बैठ गए हैं साहब, क्या बात है? कहते हैं, मिर्जा गालिब ये खत वापस मंगवाते हैं, क्योंकि नवाब अलाए वो खत लेके बैठ गए थे ना, पढ़ रहे थे भाई, जाए ताजा कर रहे थे गालिब साहब ने क्या क्या खत लिखे थे उनको। क्यों भाई, वो क्यों बोला? मियां मुश्की पूछते हैं, तो नवाब अलाए बोलते हैं, कहते हैं ये छपेंगे, नेशनल ट्रेजर डॉक्यूमेंटेड रहेगा, प्रिजर्व करके ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में इसके ट्रेजर हुए होंगे ये खत। तो खालिद साहब कहते हैं, मियाँ वो खत वापस भेजो, हो सके तो ओरिजिनल भेजो, वरना उनकी कॉपी भेजो। बताइए साहब, मगर ये खत जब दुनिया वालों की नजरों से गुजरेगा तो लोग क्या कहेंगे? तो मियाँ मुश्ती कहते हैं, अरे भेज दिए साहब, भेज दिए, क्योंकि अपने खत तो सिर्फ सुनानिया वापस मांगे हैं, लेकिन अगर ये खत छप गए तो कोई इसमें हर्ज थोड़ी है। कैसे भेजूं? मिर्जा गालिब ये नहीं सोचते कि अगर ये खत छप गए तो उनकी जगह सही नहीं होगी, रियासत लोहारू के दामाद की जगह सही होगी, यानी कि रियासत लोहारू की जगह सही होगी। अब सुनी दूसरे खत में, तीसरे खत में उन्होंने क्या लिखा। अब मैं और 62 रुपये 8 आने कलेक्ट्री के, 100 रुपये रामपुर के, इनकम टैक्स जुदा, सूद जुदा, मूल जुदा, बीवी जुदा, बच्चे जुदा, चौकीदार जुदा, शागिर्द पेशा जुदा, तंग आ गया है? गुजारा मुश्किल हो गया। सुबह की तबरीद मतरूख, चाश्त का गोश्त आधा, रात की शराब और गुलाब मौकूफ, 20-22 रुपया महीना बचा। यारों ने पूछा, तबरीद शराब कब तक ना पियोगे? जवाब दिया, जब तक वो ना पिलाएंगे। अरे जो ना पियोगे तो किस तरह जियोगे? जवाब दिया, जिस तरह वो जिलाएंगे। भाई महीना पूरा नहीं गुजरा था कि रामपुर से अलावा सवाई मुकर्ररी और रुपया आ गया। खैर, सुबह की तबरीद, रात की शराब जारी हो गई। गोश्त पूरा आने लगा। कहिए मियां मुश्किल साहब क्या कहते हैं? भाई अमीरों की खरीबी है? अरे मियाँ कोई और जुमला कैसी है? हमें तो मिर्जा गालिब के खजाने से उतना ही मिल जाता जितना उनको महीने में बचता था। क्या 20-22 रुपये? ठीक है भाई, दिया। तो मियाँ मुश्किल जो थे, उनके एड बड़े शातिर थे, उन्होंने निकाल लिया पैसे। अब मैं आखिरी खत सुनाऊंगा आपको, छोटा सा खत है। जब 1857 में जब पूरी फौज आ गई थी दिल्ली में, पूरा कब्जा हो गया था, हर जगह जगह पे मिलिट्री कैंप थे, मिलिट्री कैंप थे जाने के। तो खालिद साहब क्या लिखते हैं नवाब अलाई को, ऐ मेरी जान, ये वो दिल्ली नहीं है जहां तुम पैदा हुए हो, ये वो दिल्ली नहीं है जहां तुमने इल्म तहसील किया है, ये वो दिल्ली नहीं है जहां तुम 7 वर्ष की उम्र से
चौबान बे की हवेली में मुझसे पढ़ने आते थे। ये वो दिल्ली नहीं है जहाँ 51 वर्ष से मुकीम हो। एक मिलिट्री कैंप है। खैर ये तो थे जो हाल सारी कुछ चंद खुतूत, लेकिन मैं यही समाप्त करूंगा अपना, यही खत्म करूंगा अपना। ये खतों का सिलसिला ये तो जारी रहता है, बहुत लंबी कहानियां हैं। उन्हें मिर्जा तब्ता को खत लिखे थे, उन्होंने और भी लोगों को खत लिखे थे। हाँ, एक खत बहुत ही अच्छा मेरे को उनका याद आता है, वो ये था, सुनिए। गालिब साहब के दोस्त की अहलिया गुजर चुकी थी, तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था एक अलग ही किस्म का था, बड़ी मजाहिया किस्म के थे वो। तो वो क्या लिखते हैं, गम ना खाओ, गम ना खाओ, चुन्ना जान ना सही मुन्ना जान सही। अरे जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूं और सोचता हूं कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अखामत जावेदानी है और उसी ने एक वक्त के साथ नखानी है। इस तस्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी। या होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। मैं इसका तर्जुमा बताऊंगा आपको, इसका ट्रांसलेशन हल्का सा, क्योंकि मेरे को बहुत, मेरा फेवरेट, मेरा सबसे मनपसंद खत है ये। गम ना खाओ, चुन्ना जान ना सही मुन्ना जान सही। डोंट बी सैड, देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूं और सोचता हूं कि अगर मगफिरत हो गई, जब मैं थिंक ऑफ द डे ऑफ पैराडाइज, द वर्ल्ड हैज कम टू एन एंड, दुनिया खत्म हो गई है और मेरे गुनाह सब माफ हो गए, मगफिरत हो गई, मगफिरत हो गई, मैं जाहिर सी बात है, तो मैं कहां जाऊंगा, जन्नत में तो जाऊंगा नहीं, जन्नत में जाऊंगा, है ना। और आई गो टू हेवन, एक कसर मिला, कैसल, और एक हूर मिली। आई गेट अ कैसल एंड अ हूर, अ डैम्सल, अ रियल डैम्सल। अकामत जावेदानी है और उसी नेक बख्त के साथ नखानी है। इस तस्वुर से जी घबराता है, यानी कि अब मेरे को एक ही जिंदगानी है जन्नत में, और वो भी उस बहुत ही आलीशान महल में, उस कसर में, और उस एक ही हूर के साथ। हालांकि हूर है, हाँ, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग, शी इज अ ब्यूटी इन अ कैसल, लेकिन एक ही जिंदगानी है, वो भी उसी हूर के साथ। देयर इज नो आफ्टर लाइफ हियर आफ्टर। इस सोच से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। मतलब एनीथिंग इन लाइफ इज परमानेंट, इट्स स्कैरी। तो यू आर लकी, ही सेज, मियां होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। क्या बात है खालिद साहब, आप भी ना मजाक से बाहर नहीं आएंगे। खैर, ये तो और खालिद साहब के कई खुतूत हैं, आप पढ़िए, आपको जरूर पसंद आएंगे। और मैं इसमें समाप्त करता हूँ ये बोल के, खालिद साहब ने खूब कहा था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आई एम स्पीचलेस। बहुत सुंदर, और एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि उनसे ही इत्तेफाक हो गया है, और आपने सच में उस टाइम पे पहुंचा दिया हम लोगों को, और अपना पूरा आपने जो जिस तरह से इसको परफॉर्म किया है, इट इज अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब। हालांकि ये खालिद साहब के बारे में है, मगर आई एम टेम्पटेड, जी, अगर आपकी इजाजत हो तो, हालांकि ये दस्तूर नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे को फैज अहमद फैज की एक नज़म बोलने का बहुत दिल कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। एकदम। फैज अहमद फैज साहब ने जेल से लिखा था, उन्हें जी एक नज़म लिखी थी उर्दू में, जी 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 बोल। जी, जरूर उन्हें जरूर कई साहब, नज़म लिखी थी, मगर ये मेरी बात जरूर पसंद अर्ज करें। था। बोल के लब आजाद है तेरी, बोल ज़बान तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाप तक तेरी है।
देख के अंगार की दुकान में टुंड है शोले सुर्ख है आन, खुलने लगे कुफरों के दाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जहाँ की मौत से पहले, बोल जो कुछ कहना है कह दे। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और थोड़ा सा उनकी शख्सियत के बारे में बताएं, हमें इत्तेफाक कराएं उनकी शख्सियत के बारे में। एक दिन क्या हुआ, गालिब साहब अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो रास्ते में अंग्रेज मिले। जी। उनको बुलाया और बोला, पूछा, "ऐव, यहाँ आओ।" गालिब साहब आगे गए, तुम मुसलमान हो? तो गालिब साहब ने बोला, आधा मुसलमान। इसका क्या मतलब हुआ? तो गालिब साहब बोलते हैं, शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता, आधा मुसलमान। और मिर्जा गालिब, मतलब उनकी शख्सियत के बारे में हम आपको क्या बताएं, आपको मतलब क्या बयां करें। वो तो एक अलग ही उनका उनका ये निजामुद्दीन में उनकी कब्र है वहां पे, और वहां पे एक रेस्टोरेंट भी उनके नाम से है, खालिब्स करके, वहां पे हम अक्सर जाया करते हैं। हाँ। और सब जानते हैं खालिद साहब के बारे में, मतलब ही वाज सम अदर, एक अलग ही किस्म के थे वो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा बहुत, लेकिन फिर भी। क्या बात है, क्या बात है। और मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगी। चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदों से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे साए, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के जलते हैं यहाँ। चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोल, इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है। एक कुरान ए सुख्न का सफ़हा खुलता है, असदुल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशंस, लेकिन ये गालिब साहब का के बारे में मैं कुछ बोलना चाह रही थी। और रूबी जी जुड़ी हैं, शी इज ऑल्सो एन एडमायरर। रूबी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी या गाना चाहेंगी? 2 लाइन अनम्यूट करें, अनम्यूट करें रूबी जी। ये बहुत ही मुश्किल गाना है, मैंने कोशिश कर रही हूँ 2 लाइन गाने के लिए। श्योर, थैंक यू। या हाँ, मिर्जा गालिब से सुरैया जी एंड तलत महमूद जी की। वाओ, ब्यूटीफुल। यस, पता नहीं कैसे लगेगा आपको। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हम हम है मुस्ताक और वो बेजार, हम है मुस्ताक और वो बेजार, हम है मुस्ताक और वो बेजार। या इलाही में क्या मज़ारा है, ये इलाही मज़ारा माजरा है। क्या है, ये माजरा क्या है? दिल नादान तुझे हुआ क्या है। ये गाना आज ही मैंने सुना, आज ही मैंने उठाया तो कोशिश किया। बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत खूब गाई बहुत हैं आप, खूब, बहुत ही सुंदर गाई हैं आप, बहुत बहुत अच्छी। खूब। एक बार हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। थैंक यू।
बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह। बहुत बहुत सुंदर गाया रूबी जी और मधु मुकेश जी, आपने इसको बहुत सुंदर उसको आगे बढ़ाया, बहुत मजा आया। तो मेजर साहब, हम जानना चाहेंगे कि गालिब की नज्म गजल आजकल के परिप्रेक्ष्य में, इन टुडेज पर्सपेक्टिव, क्या मायने रखती हैं? क्या एक मैसेज है उनकी गजल से, उनकी नज्मों से, उनकी शायरी से? व्हाट वाज गालिब द साहब डीप थॉट? या एक मिसाल है। जितने भी लेखक हैं, जितने भी लोग लिखते हैं, जितने भी लोग शायर हैं, उनकी एक मिसाल है। मतलब उनकी आज तक दाग दी जाती है। और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई लेखक आज तक कोई हुआ है या कोई हो सकता है कोई। वो एक अलग ही लेवल के थे। जब जब गालिब साहब जो है वो खत पढ़ा, जब वो कर्जे में डूब गए थे, तो उनको नौकरी की तलाश में गए। तो वहां का जो सिटी कॉलेज था, वहां पे गए। वहां प्रिंसिपल थॉमसन थे, अंग्रेज वहां पे प्रिंसिपल। तो गालिब साहब की ये ठाठ थी कि वो जब गए इंटरव्यू के लिए, उतरे और वहां पे बैठे। थॉमसन के जो रनर थे उनके पास में आए, गेट कीपर ने बोला कि गालिब साहब आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। अभी उनको बोलो कि वो खुद यहाँ पे आए, क्योंकि वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए ना, नौकरी तलाश में आए हैं, तो उनको यहाँ पे आना होगा। मगर गालिब साहब ना, वो बहादुर शाह जफरी कोर्ट में वो और नवाब हसन दौख की चलती थी, तो वो न उठ के नहीं आएंगे, खुद उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आए तो प्रिंसिपल थॉमसन उनके बोले, वो पाइप स्मोक करते प्रिंसिपल थॉमसन, और बोले, मिस्टर गालिब, जवाब दरबार गवर्नर में तशरीफ लाएंगे तो वहां पे हम आपकी वो खिदमत करेगा जो आपकी दरबारी गवर्नर में होती है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे नौकरी की तलाश में आई आई है, इसलिए आपको खुद मेरे दफ्तर में आना होगा। तो खालिद साहब बोलते हैं, गालिब साहब, मिर्जा गालिब का यहाँ पे होना प्रिंसिपल थॉमसन कॉलेज के लिए एक शान की बात है, मिर्जा गालिब के लिए नहीं। तो कॉलेज को ही मिर्जा गालिब के पास आना होगा। इसलिए नहीं क्योंकि उनको अहंकार था, उनको क्योंकि अपने बात पे यकीन था, उनको अपने हुनर पे यकीन था। आज की तारीख में लोगों को हुनर होता है, लेकिन उनको अपने आप में खुद यकीन नहीं होता कि हम क्या हैं, अपनी वैल्यू नहीं पता होती। बड़े से बड़े फनकार आगे गए, लेकिन उनको मालूम नहीं था हम खुद क्या है। और जब तक हमें खुद अपनी खुद की कीमत नहीं पता होगी ना, दूसरों को हमारी कीमत नहीं पता होगी। जब तक हमें खुद अपने काम से प्यार नहीं होगा, दूसरों को हमारे काम से प्यार नहीं। जब तक हमें खुद पे यकीन नहीं होगा, दूसरों को हमारे पे यकीन नहीं होगा। माफ कीजिए था, थोड़ा लाइट थोड़ा भाग रही थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और रेनू भी है, रेनू भी बहुत बड़ी एडमायरर है। रेनू, कुछ बोलना चाहोगे आप? आज मौका भी है गालिब साहब के लिए बोलने का। हाँ, मेजर साहब को हमारे बीच में पाकर, और वो भी बिल्कुल मिर्जा गालिब की तरह लग रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। और ऑब्वियसली मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बचपन से उनकी गजलें सुनते आए हैं। अब तो कम सुनने में आती, पहले तो बहुत आती थी। और वो पूरा सीरियल हमने बहुत तन्मयता से देखते थे नसीर साहब को। तो आज वो सारी यादें ताजा हो रही हाँ, हैं। एग्जैक्टली, यस। और वरांडा में वापस यादें ताजा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और Very nice. अभी जब लाइट गई और आई तो ऐसा लग रहा था कि वही गालिब साहब के जमाने में पहुंच गए, जब वो कैंडल्स से वो करते थे। और उनकी वो गजल बहुत पसंद है, हजारों बिल्कुल, बहुत ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो आप कितना भी बोलेंगे आज हमको कम ही लगेगा वो। और ये बहुत अच्छा नीला का थॉट हुआ, और इसके मतलब ये सोचती है और वो पूरा हो जाता है। बहुत भगवान की नीमत है इस पे। और ये वरांडा ऐसे ही चमकता रहे, गुलजार रहे। आप
आप जैसे शख्सियत आते हैं और इतने सुंदर सुंदर बातें उनके बारे में सुन रहे हैं, तो थैंक शुक्रिया। यू सो मच अनिला मुझे अरे मौका देने गालिब के लिए। साहब, जब बहादुर शाह जफर की कोर्ट में उनकी जुगलबंदी चलती थी उनके उस्ताद के साथ, नवाब हसन ज़ौक़ के साथ, उससे मेरे को एक वाकया जरूर याद आता है कि नवाब हसन ज़ौक़ उनके उस्ताद थे, उनके गुरु थे, उनके टीचर थे। तो अपनी शेर शायरी उन्होंने ज़ौक़ साहब से सीखी। एक दफा 2003 की का वाकया है ये, मैं फौज में था, मैं तब लेफ्टिनेंट था, कैप्टन मेजर नहीं, लेफ्टिनेंट था। तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे फील्ड फायरिंग के लिए गए थे। पहले शूटिंग का मैच था, शूटिंग कंपटीशन, उसके बाद फिर आगे जाके बॉर्डर पे हमें डिप्लॉय हुआ था। तो जब हम शूटिंग कर रहे थे, जब अकेडमी में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे को मेरे उस्ताद जो थे वहां पे, जिन्होंने हमको वेपन ट्रेनिंग सिखाई थी पूरी, वो मेरे को मिल गए। और जब हम शूटिंग रेंज में तैयार होते हैं, ओके टारगेट पे तैनात बिल्कुल, तो मैं अपने बाजू में देखा, मैंने देखा जो एक बहुत ही जाना पहचाना हुआ चेहरा मेरे बाजू में था, मेरे साथ कम्पीट कर रहा था। और वो जाना पहचाना चेहरा खालिद साहब का या हसन ज़ौक़ का नहीं था, वो मेरे उस्ताद का था। मैंने उनको देखा, मैं जैन साहब, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अरे लेफ्टिनेंट शाह साहब, जैन साहब कैसे हैं साहब? अरे बढ़िया साहब, गले मिले हम दोनों एक दूसरे को ये पूरे जोश से, गर्मी से बिल्कुल। उसके बाद मैं देखा भाई मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ पे अभी कॉम्पिटिशन लड़ा रहा हूँ। जैसे खालिद साहब लड़ते थे नवाब हसन ज़ौक़ के साथ उनके बहादुर शाह जफर की कोर्ट में, तो मेरे उस्ताद ने बोला, साहब लेफ्टिनेंट साहब आज आप देख लेना, आज आप कितनी भी अच्छी फायरिंग कर लो मगर जीत तो मेरी ही होगी। अच्छा साहब, आप इतने यकीन से बोल रहे हैं? जी हाँ साहब, बिल्कुल। आप कितनी भी अच्छी फायरिंग कर लिए साहब, आप पूरे के पूरे टारगेट पे मार दिए साहब। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, चैलेंज, जीत तो मेरी है साहब, 100%। अब आप इतने यकीन से कैसे बोल रहे हैं साहब कि जीत आपकी है? भाई आप सही ट्रेनिंग ली है मैंने, मैं अच्छा करूंगा। हाँ साहब आप अच्छा करोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे जीत मेरी कैसे होगी। साहब देखिए, अगर मैं जीता तो मैं जीता, है ना? अगर आप जीते, आपको तो ट्रेनिंग मैंने ही दी है ना, तो भी जीत मेरी ही है एक तरीके से। तो मैंने कहा साहब आपने खूब बहुत जबरदस्त बात करी। तो वही मैं कहूंगा नवाब हसन ज़ौक़ साहब का और मिर्जा खालिद साहब का। हालांकि जुगलबंदी में जिस कोई भी जीता हो, जीत तो हमेशा उस्ताद की ही होती है, और वो सबसे बड़ी बात मैंने वहां से वो सीखी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और धर्मेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ, और हर जना बहुत शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया है आज। तो ये गालिब साहब की शख्सियत है, क्योंकि आज उन्होंने हम सबको जोड़ा है। तो धर्मेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कोई गजल उनकी, गालिब साहब की कोई गजल पेश जी करें। जी वेलकम, जी थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच फॉर यू। म्यूजिक की आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत। छोटी सी गजल सुना देता हूं मैं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है,
ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, हर एक बात पे जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, खुरेदते हो जो अब राह जुस्तजू क्या है, खुरेदते हो क्यों अब राह जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे। माशाल्लाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये गजल ही बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप आए वेरांडा में आज। आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपको भी। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा ये गजल सुन के। और दिनेश जी भी हैं हमारे साथ, वो भी बहुत बड़े एडमायरर हैं और शायद जैसे हम लोग भी बचपन में सुने हैं गालिब साहब की गजल। कुछ बोलना चाहेंगे दिनेश जी आप आज इस मौके पे? मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ गालिब साहब का। एक्चुअली बचपन में उनकी फिल्म देखी थी जो भारत भूषण जी वाली फिल्म थी, तब से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था उस समय, जब डीडी पे आता था, संडे को फिल्म आई थी, तब से दिलो दिमाग पे वो छा गए थे। उसके नसीर साहब का सीरियल और आज ये प्रोग्राम। कभी कभी गालिब साहब को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कबीरदास जी और उनकी में बहुत सिमिलरिटी थी, अक्खड़पन, सादगी और दुनिया यथार्थ के प्रति चेतना अच्छी थी दोनों की। और उन्हीं का एक शेर मैं आज कह रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। यही कहना चाहूंगा और मैं मेजर साहब का स्वागत करता हूं और ये आज ये प्रिविलेज फील कर रहा हूं कि आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला हमें। और बहुत बहुत अनिला जी को धन्यवाद उसके लिए और सभी मेंबरान को। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिनेश जी। और अनफॉर्चुनेटली तनवीर साहब ज्वाइन करने वाले थे, वो किसी कारणवश हमको ज्वाइन नहीं कर पाए। उनको उनकी कुछ नज़में रिसाइट करने वाले थे, तो हम उनका इंतजार कर लेते हैं 2-4 मिनट और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को समापन करने के लिए जीजे से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जीजे भी कुछ बोलें। जीजे, ओवर टू यू।
हाँ जी, एक्चुअली मैं बस 2 मिनट में अभी बात आपको करता हूँ। श्योर 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 श्योर। तो आगे मेजर साहब आप ही कुछ और हमें बताएं, और कोई मैसेज जो आप देना चाहें पर्सनली, कुछ आप बताना चाहें, और नसीर साहब का क्या कनेक्शन था, यदि हम वो जान सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं बताऊं आपको एक बात कि जी जब नसीर साहब FTI में थे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, या तब वो जब वो वहां पे पढ़ रहे थे फिल्म के मेकिंग के बारे में, उनको मालूम पड़ा कि गुलजार साहब संजीव कुमार को लेके मिर्जा गालिब बना रहे हैं। अच्छा ओके। तो नसीर साहब को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने लिखा, एक खत लिखा गुलजार साहब को। उन्होंने ये लिखा कि भाई आप जो मिर्जा गालिब का सीरियल बना रहे हैं, इसका असल हकदार तो मैं हूं, ये रोल मेरा है और मैं ना किसी को करने नहीं दूंगा। मतलब ये नहीं कि वो काम में अड़ंगी नजर आएंगे ना, मतलब क्योंकि हकदार वो है तो वो रोल उन पे ही जाएगा। और एक ये फोन आ रहा था, हाँ, तो वो रोल मैं ही करूंगा। तो गुलजार साहब ने उनकी बात, तो उसके खैर वो खत उनको पहुंचा भी नहीं होगा, अगर पहुंचा भी होगा तो उन्होंने वो बात छोड़ दी होगी, कभी उस पर गौर नहीं किया, कभी तवज्जो नहीं दी उस पर। खैर कई सालों के बाद अब देखिए, पाउलो कोएल्हो ने लिखा है दी अल्केमिस्ट में चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 4 में, इफ यू ट्रूली डिजायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट इट टुगेदर फॉर यू। और वही चीज ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने बोला है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से और सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और यही हुआ। देखिए सालों के बाद जब गालिब साहब फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए, गालिब साहब कह रहा हूँ, नसीर साहब, देखिए ये है कनेक्शन। जब नसीर साहब FTI से पास आउट हुए और जब वो गुलजार साहब से मिले और गुलजार साहब ने उनको रोल में कास्ट किया, और वही एक वाकया मेरे साथ हुआ अभी 2-4 साल पहले की बात है। भाई मेरे को मालूम पड़ा था कि एक यंग फिल्म मेकर है मिस्टर धर, वो एक फिल्म बना रहे हैं फौज को लेके, हैं, उरी हमले के ऊपर। तो मैंने आदित्य धर, जिन्होंने उरी फिल्म बनाई है, मैं उरी फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैंने आदित्य धर को फेसबुक पे ढूंढा। फेसबुक पे ढूंढने के बाद मैंने उनको मैसेज छोड़ा, वो मैसेज अभी भी है। मैं वही सुना है आप फौज के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, उरी के ऊपर, उरी हमले के ऊपर, और आप किसी और को अभी उस फिल्म में कास्ट मत करिए क्योंकि उस रोल पे मेरा हक है। मैं थिएटर से आता हूं, मैंने थिएटर किया है और इस रोल को मेरे से बेहतर कोई निभा पाएगा क्योंकि मैं खुद फौजी हूं। अब वो मैसेज आदित्य धर को गया भी नहीं होगा, और गया भी होगा तो उन्हें तवज्जो नहीं दी होगी। खैर उसके बाद मालूम पड़ता है, फिर उसके बाद मालूम पड़ा है कि भी एक फिल्म बन रही है उरी, इसमें विकी कौशल मेजर साहब का रोल कर रहे हैं और वो फिल्म रिलीज हो रही है। वो फिल्म जब रिलीज हुई, उसमें जो मैं ट्रेलर देखा, हाउ द जोश, तो मैंने बोला भैया ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत में हम फौज में बोलते हैं। और मैंने कहा भाई यही तो हम रोज सुबह को अपने जवानों से पूछते थे, हाउ द जोश, हाय सा। तो मैं वो बहुत गुस्सा आया। मैं बताऊं, क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई मैं इसका हकदार हूं। पूरी इंडस्ट्री में आज की तारीख में आप ढूंढने भी जाइए, आपको कोई फौजी नहीं मिलेगा हकीकत में जो बॉर्डर पे, सरहदों पे मातृभूमि की रक्षा करके आया है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाई है, जान जोखिम में डाल के, अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत करके आया है बम्बई में। तो मेरे को बहुत ठेस पहुंची, तो मैंने गुस्से में 1 हफ्ते तक मैंने उरी देखने के लिए मैं नहीं गया, गुस्से में। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने उरी देखी, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया। वो पोस्ट ये था कि आफ्टर वॉचिंग द मूवी उरी, I got so angry that I got a high temperature. Please read on to know more. मैंने बोला भैया इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देखी और इसको गुस्सा क्यों आ रहा है?
ऐसा किया, उन्होंने वो पोस्ट पढ़नी शुरू करी और उस पोस्ट के कई शेयर हुए थे। पोस्ट में मैंने ये लिखा था, मेरे को इसलिए बुरा लगा, इसलिए बुखार हुआ, इसलिए गुस्सा आया क्योंकि मेरे को फिल्म बड़ी पसंद आई और मेरे को विकी कौशल का काम बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। लेकिन क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं जेलसी तो नहीं कहूंगा, एनवी कहूंगा, एनवी। मेरे को लगा यार मौका चूक गया, अगर विकी कौशल की जगह मैं होता ना वहां पे तो भैया एक अलग ही अंदाज होता। फौजी आदमी अलग तरीके से वो बयां कर रहा है। खैर, मैं फिल्म देखी और फिर मैंने अगला शो का भी टिकट लिया, फिर मैं देखा, फिर देखा और अगले दिन मैं फिर गया उरी देखने के लिए। अब क्या हुआ, कुछ चंद महीनों के बाद उसके बाद उरी देखी मैंने। उसी दिन रात को जो आदित्य धर साहब हैं, जो डायरेक्टर थे, उनका नंबर मेरे पास था, आ गया। मैं आदित्य धर को मैसेज भेजा, हमने रात के 12:30 बजे फोन में बात करी और रात के 2:30 बजे लोखंडवाला में कैफे लव लैटे पे हमने मुलाकात करी। उसी दिन रात को, रात के 2:30 बजे। तब जयदीप इलावत बड़े अच्छे कलाकार हैं, वो भी थे, अजहर भी थे, मैं भी था और हमने वहां मुलाकात की। मैंने आदित्य को बोला, भैया तुमने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है मगर असल मेजर साहब को लेते हैं तो बात अलग होती है। वो कहते हैं, हाँ यार तुम अब तक कहाँ थे यार, हमें मालूम नहीं था आपके बारे में। तो एक सबक और सीखा मैंने कि पहली बात तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप हो, आप मौजूद हो। खैर, कुछ चंद महीनों के बाद मालूम पड़ा कि एक वेब सीरीज बन रही है उरी हमले को लेके, अवरोध, जो सोनी लिव पे आई है। तो मैंने उसकी ऑडिशन दी और मैं कंसल्टेंट के तौर पे आ गया और इसमें एक्टिंग भी करी मैंने। नवाब कह रहा हूँ, नवाब अलाई से ज्यादा नायक इरफान खान पठान की। रेडियो ऑपरेटर होते हैं, पैरा कमांडो होते हैं जो अमित साहब के साथ जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के वहां बियॉन्ड और रेड करके आते हैं। तो वो किया। तो मतलब ये मेरा मानना है कि जो हम सच्चे दिल से चाहते हैं वो बात सच्ची होती है। क्योंकि अनिल जी, आपने कहा था कि खालिद साहब की सालगिरह है तो कुछ करना है। मैंने कहा भाई आज ही करते हैं ना, मजा आज में है। एग्जैक्टली। और मजरू सुल्तानपुरी ने खूब कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर श्योर। लोग साथ आते गए और कारवां बंद आ गया। क्या बात है, क्या बात। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ, बता तेरी रजा क्या है ना। देखिए हमारी रजा तो है, हम सब महफिल जमा रखिए, मजा आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और एक्चुअली मैं भी चाह रही थी आज ही कुछ करें, लेकिन मैं मतलब सोच रही थी कि ऐसे बोलूंगे, आप भी बोलेंगे कि क्या कमाल है, आज शाम को 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले बोल रही है कि आज शो करना है। लेकिन आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, बोले आप ही ने बोला कि नहीं आज बर्थडे है तो शो आज ही होगा, और शो आज ही हुआ है। और हम बहुत खुश है कि हमने ये शो किया। आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट वी कुड डू दिस एंड वी कुड एक्चुअली सेलिब्रेट ऑसमनेस ऑफ मिर्जा गालिब सर। और जीजे आप बोलेंगे, और तनवीर साहब ने अभी भी मैसेज किया है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, बोलिए चलता रहे शो, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। वो कहीं स्टकअप में। जीजे आप तब तक इसको हाँ कंटिन्यू जी, करें। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेजर अली भाई का कि बहुत एकदम कम उसमें ये हमारे साथ यहाँ पर म्यूजिक वरांडा में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। मेरे को ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, शायरी तो हर कोई कर लेता है लेकिन वो जो अंदाज होता है वो हर कोई नहीं कर सकता। और जिस खूबसूरत अंदाज से अली भाई अभी बोल रहे हैं ना, मतलब अगर आप आंखें बंद करके सुनोगे आपको लगेगा कि यार वाओ, जैसे कहीं पर एक प्रॉपर वो कोई एक्चुअल में प्रोफेशनल वो कर रहा हो, बिकॉज इट इज नॉट इजी। हमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जैसे अगर स्कूल के टाइम पे, कॉलेज टाइम पे अगर याद आता है कि हाँ यार भी इश्क हुआ था तो हम लोग भी शायरी वगैरह कुछ करके इम्प्रेस करते थे। एंड दिस इज समथिंग, जैसे कि मैंने कहा कि अंदाज बहुत जरूरी है। हम एक लफ्ज का, एक जो छोटी छोटी चीजें उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है। अली भाई यू आर, मतलब एक हमने आपका एक नया अवतार देखा आज यहाँ पे कि आप इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग उसमें आप बोलते हैं। और जो मिर्जा गालिब का आपने ये जो एक हमें एक नया किरदार दिखाया है, एक नया जज्बा, मतलब मेरे को वो वर्ड नहीं मिल रहे, इतनी खूबसूरती से मैं सारा ये सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मिर्जा गालिब के बारे में ना मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आप अगर कोशिश करेंगे ना कि इनके जितने भी क्या कहते हैं शायरी हैं, इन्होंने जितने भी लिखे हैं, इंटरेस्टिंग थिंग इज इन्होंने अपना कई जगह ना नाम भी यूज किया है, विच इज रियली कमेंडेबल। मतलब जैसे हर कोई कई और शायर भी हुए, बहुत सारे शायर हुए, उन्होंने अपने कुछ लिख दिया काफी। अभी हम जैसे अभी अली भाई ने, अनिला जी ने, दिनेश जैन जी ने भी कई सारे वो शेर बोले ना, तो कि अरे यार ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये भी मिर्जा गालिब का है, ये भी मिर्जा गालिब का है, इतने सारे हैं।
एक दो मैं भी रिसाइट करना चाहूंगा ऑफ कोर्स देख के, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं आ रहा। और इट गोज लाइक दिस, ऑफ कोर्स कभी ना कभी जब आपको प्यार हुआ है या फिर इन बातों में मतलब अपने दोस्तों के साथ में आपने कभी ना कभी ये वाला जरूर बोला होगा, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। हम भी आदमी थे कमाल के। एग्जैक्टली, वरना हम भी आदमी थे काम के। सो और भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग देख रहा था कि अच्छा दिनेश जी ने कुछ तो बहुत सारे तो उन्होंने बोल दिया। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सो एंड फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। बेखुदी बेखुदी बेसबाब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादरी है, पर्दादरी है। इसका मतलब समझाएंगे अली भाई? जरूर। फिर उसकी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। बेखुदी बेसबाब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादरी है। भाई मैं इसका इस तरीके से मतलब समझाऊंगा कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये ख्याल अच्छा है कि भाई मेरे को उर्दू आती है, ये मैं मान लूं, लेकिन मेरे को उर्दू नहीं आती है और मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इसका तर्जुमा कर सकूं। तो इस तरीके से तो जो आपको समझ में आए वो मान लीजिए, मगर जहां तक मेरी सोच जो इस नाचीज की समझ दौड़ती है वो ये है कि भाई ना समझाने के बावजूद भी हम अगर उसी को चाहें तो बस वो उसको मैं मानूंगा। मैं अपने YouTube लिंक का मेरा YouTube चैनल है, उसका एक लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। उसमें मेरी 16 TEDx टॉक्स हैं, मेरे हैदर में जो सीन था, बजरंगी भाईजान में जो सीन था, अलग अलग गेटअप के साथ मैं करता हूँ, वो है उसमें। और आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी एक दोस्त है रागिनी अग्रवाल, हमने एक एम्पावरिंग लाइफ एक प्लेटफॉर्म शुरू करा। एम्पावरिंग लाइफ जैसे आपने गौरव भाई आपने बताया कि जिस तरीके से हमने बयां किया, तो उस तरीके से एम्पावरिंग लाइफ में हमारी पब्लिक स्पीकिंग अकेडमी चलती है। उसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि कैसे अलग अलग एक्सेंट से अलग तरीके से एक पॉइंट कैसे बयां किया जाए। अब मैं रोज शाम के तकरीबन हर रोज टीवी चैनल्स पे आता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे आप उसकी डिबेट्स देखेंगे जहाँ पे लाइव अलग अलग चैनल्स पे होता है, तो मैं किस तरीके से वो पॉइंट आगे देता हूँ। तो लोगों को मैं समझाता हूँ। कई लोगों को डर होता है कि भैया उनमें टैलेंट तो है, हुनर है, लेकिन डरते हैं कि अपना पॉइंट आगे कैसे वो रख पाएंगे। तो आप एम्पावरिंग लाइफ का पेज फॉलो कर सकते हैं आप लोग। श्योर, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर द लिंक, हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देना, सो दैट हम लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। और स्वागत करना चाहूंगा हमारे अजीज डॉक्टर तनवीर नावेद जी का भी। हमारा मतलब आई वाज वी वर अबाउट टू रैप अप, लेकिन ये है ना कि जहां खुदा का वो लिख लिया, क्या वो एक कहते हैं ना कि खुदा ने जहां लिख दिया इनको आना है, तो मतलब हमारी मुलाकात लिखी थी। और इसी में वो गालिब का जो शेर है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बीमार का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना फार्मेसी के अंदर हेड है अमिती यूनिवर्सिटी में, दवाई का काम है। अब जहां दुआ कहीं दवा, आइए देखते हैं कि तनवीर मियां आज कौन सी दवा या कौन सी दुआ लेकर आए हैं। ओवर टू यू तनवीर मियां, स्वागत करते हैं हम आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ जी प्लीज, मेरे ख्याल से यू हैव टू यूज द ईयरफोन, आपके पास पहुंच नहीं पा रही है। नहीं आवाज नहीं आ रही। और हाँ, तब तक मैं गुरुजी से भी रिक्वेस्ट करूंगी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सभी को। हाँ। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और मोहम्मद अली साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं गुरुजी म्यूजिक ब्रांडा के गुरुजी हूँ मैं। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है आज अनिला जी का मैसेज आया कि मैं कहीं और था कि मैं ऐसे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ स्टडी भी नहीं किया कुछ ना, लेकिन हाँ मुझे पता था जब मैं म्यूजिक सीख रहा था तो गालिब जी का एक गजल एक बुक्स लेके आया था मैं दिल्ली से खरीद के, और उसको मैं ढूंढ के, और उसमें ऐसे कठिन उर्दू शब्द हुआ करते थे। क्योंकि गाने वालों को उर्दू आना चाहिए, क्योंकि अगर संगीत में अगर उर्दू नहीं है तो हिंदी रखेंगे तो मजा नहीं आएगा।
अगर बिना उर्दू का गजल नहीं गा सकते हम। हिंदी में सिर्फ गाना लिखने का, आप चाहे चाहे वो फिल्मी सॉन्ग हो चाहे वो गजल हो, बिना उर्दू का नहीं हो सकता। उर्दू तो खैर, जब उनका जो उर्दू इतना कठिन, मैंने बुक्स लेकर आया, कुछ समझ में नहीं आए। मैं तो समझना उसका बहुत कठिन था गालिब साहब को। मैंने मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं अभी भी, मेरे पास बहुत सारे पढ़े हैं, मैंने कई सारे अर्थ निकालने, तो बहुत कम में सीखने का इतना शौक था मुझे उर्दू। तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, इतने बेहतरीन, इतने बड़े हस्ती के आज हम यहाँ पर मतलब बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, तो मैं नमन करता हूँ तहे दिल से उनको मैं। और मैं चाहूंगा कि आज इस तरीके से ही आप जो आए, हम क्या बताएं, और अली साहब तो बहुत कुछ बता गए यहाँ पे, अब बता रहे हैं, इनको सब कुछ पता है। हमें तो इतना पता भी नहीं इनके बारे में, इतना हिस्ट्री, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उनका लिखी हुई गजल मुझे बहुत, मैंने पढ़ा है, लेकिन उनको समझना भी इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे शब्द थे मुझे आके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उर्दू को समझना बहुत कठिन है। तो मैं कहूंगा कि आज ये, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अली साहब से इतनी सारी चीजें आज पता चल रहा है यहाँ पे, और ये न्यू जनरेशन को भी पता चल रहा है कि इतनी सारी चीजें, और इतनी बड़ी चीज की हम हस्ती मना रहे हैं, तो न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और ये म्यूजिक ब्रांडा प्लेटफॉर्म आज उनका हम मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी, तो ये बहुत बेहतरीन बातें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं ये। तो मैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अली साहब को मेरा नमस्कार कि आप आए, आप इतने बड़े विचार अपने उनका सबके सामने रख रहे हैं, तो ये बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए, और ये इतना अपना जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहें, और हम दोनों के बीच में जो है ये तरह की चर्चाएं होती रहना चाहिए। तो आपको बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच थैंक गुनीश यू। जी। मगर और देखिए, मैं तो उर्दू भाषा जो है वैसे बहुत सरल भाषा है, हाँ, बहुत ही मतलब इसको समझना बहुत आसान है। वैसे अगर आप हिंदी समझते हैं, आप उर्दू भी समझ लेंगे। जैसे मैं आपको हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ, ये ना ये गालिब साहब की है ना फैज अहमद फैज साहब की है, मगर ये पूरी समझिए पूरी शुद्ध उर्दू में है, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगी जरूर। और लेकिन खास तौर पर जी, लेकिन अली साहब, मैं उसमें कुछ कुछ ऐसे कठिन कठिन शब्द होते हैं उर्दू में जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, बहुत कठिन कठिन शब्द होते हैं। कहीं चीज तो समझ में आ जाती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत कठिन शब्द होते हैं। तो उन शब्दों को जब आप सेंटेंस में उसको मिलाएंगे, आपको उसका तर्जुमा समझ में आ जाएगा अपने आप। अब देखिए, जैसे कि जी जी एक कहानी है, वो एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी है, इसको मैं उर्दू में सुनाऊंगा। पहले आपको मैं थोड़ा अंग्रेजी में बयान करता हूँ उसके बैकग्राउंड के बारे में, फिर आपको उर्दू में सुनाऊंगा वही कहानी। इन एंशिएंट ग्रीस देयर लिव्ड अ किंग। He was told by a soothsayer that your son would be the reason for your death. Upon hearing this, he orders for his son, the newborn baby to be born, who is born, to be killed. So the knightsman who is responsible for killing this baby takes the baby and leaves in the forest and comes back and gives a wrong report that he has killed the baby. Now this baby is found by a shepherd, hungry, sleepy, tired, crying in the forest, in the woods. This shepherd picks up the baby, takes him home, brings him up, raises him. Now when this little baby is 20 years old, he joins the army of a different kingdom, goes to battle with that king's kingdom. In the battle, he kills the king and marries the queen. And later on, he's told by the shepherd, what have you done? The king you've actually killed is your long lost father. And the queen you've married is your long lost mother. Upon hearing this, he pulled out his eyes. ये बहुत ही मशहूर ग्रीक ट्रेजेडी है, उसका उर्दू में सुनिए आप। ये कहानी है इडिपस और एक्स की। राजा इडिपस है ना, उनकी कहानी है, इडिपस और एक्स की कहानी। सुनिए साहब, अब आप सब सुनिए, और देखिए, अनिला आप भी सुनिए, रूबी जी आप भी सुनिए, गौरव भाई आप भी सुनिए, दिनेश जी आप भी सुनिए, जयेश भाई, तनवीर भाई, रेणु जी, दर्शन जी, मधु मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, और उत्तम भाई आप भी सुनिए, सबके सब सुनिए, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी सुनिए। उसने अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाया। उसने अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाया। तो वो खौफनाक मंजर। आप खुशकिस्मत हैं, नहीं, यकीनन आप खुशकिस्मत हैं कि आपने उसका अंजाम नहीं देखा। लेकिन मैं मुकद्दर का मारा उसकी दर्दनाक मौत का मंजर नहीं सुना सकता।
वो जज्बात के तूफान में बहती हुई अंदर आई और पागलों की तरह अपने बालों को जकड़े हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो चिल्लाकर उस मरूम लायस को पुकार रही थी और चीख चीख कर अपने मासूम बच्चे के बारे में बताने लगी जो अपने ही वालिद का कातिल था, है? और अपनी माँ के साथ हमबिस्तरी की। अरे जिस कोख से जन्म लिया उसी कोख से अपने बच्चों को पैदा किया। जालिम ने किस्मत ने उस पर दौरा वार किया, खाविद से खाविद मिला और बेटे से बेटा। हाँ, लेकिन मैंने बस इतना ही सुना, उसकी मौत का मंजर मेरी नजरों से छुपा हुआ था। अब उसी वक्त शहंशाह चिल्लाते हुए अंदर आए। वो गुस्से से बड़बड़ा रहे थे, मालूम होता था उनमें कोई क्या बोले, कोई शैतान उतर आया। वो चिल्लाकर बोले, कहाँ है वो? अब कोई भी ये ना बता सका कि मलिका आलिया कहाँ है। वो खुद ही बंद दरवाजे को टक्कर और लात मारने लगे। हैं? उनकी चोट से, उनकी लात से दरवाजा उखड़ गया और हम सब हैरत और खौफ से देख रहे थे। मलिका आलिया की लाश रस्सी से बंधी हुई झूल रही थी। अरे शहंशाह ने भी उसे देखा। उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और दीवार मार पड़कर रस्सी को खोला। दर्दनाक मंजर तो अभी और बाकी थे। अरे शहंशाह ने देखा कि मालिका आलिया के लिबास में सोने का कांटा लगा हुआ था। हाँ। शहंशाह ने उसे निकाला और एक हाथ के फासले से अपनी आंखों में घोंप लिया। अरे उन आंखों में जो उसकी बेशर्मी, उसकी बेतहाई नहीं देख सकती थी। अरे क्या कहे मैं आपसे, वो दोनों गुनहगार थे, हैं? एक मर्द और एक औरत, और गुनाह की सजा तो खैर। तो ये उर्दू में था। तो अब जिस तरीके से बयान किया आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं ना अभी कुछ चंद एक साल, शुक्र थैंक गॉड, मैं कुछ चंद एक साल पहले मैं कुवैत गया था एक प्ले लेके। वो 3.5 घंटे का मोनोलॉग है। अकेला मैं एक एक्टर हूँ, मैं इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड एक्टर, सब कुछ मैं था उसमें, और सोलो परफॉर्मेंस थी। तो कुवैत में जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी, जो वहाँ के शेख लोग थे, वो भी आए परफॉर्मेंस देखने के लिए। और ये अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत में है। तो संस्कृत भी उनको, और बाद में जो शेख लोग आए मेरे को बोलते हैं पीछे बैकस्टेज, we didn't understand what you were doing because we don't speak the language, huh? But don't mind. But by the way you were doing it, we could make out something very nice. तो मतलब जिस तरीके से वो बयां की गई थी, उनको वो भाषा समझ में आई। तो दिल की भाषा लोगों तक पहुंच जाती है। जैसे कि इसमें एक संस्कृत का भी जिक्र था हल्का सा, और एक शुद्ध हिंदी में हल्का सा संस्कृत का टच था। एक कविता है, जैसे कि श्रेष्ठ का वर्णन, वो उर्दू में नहीं है, शुद्ध हिंदी में। छा गई मानो श्री क्षण, मानो गहरी शांति, जिस समय नचिकेता ने अडिग ज्ञान का वर्णन किया, जिस पल शरीर की मांगों को स्थगित किया, माना जीवन केवल सुख की साधना नहीं, वह दिव्य शक्ति, अनवरत खोज, अनथक प्रयास, वह मुक्ति बोध। उसको पशु सा केवल तन से बांधना नहीं, जो केवल तन से जिया मूर्ख वह तन के मरते मरता है। हम वस्तु नहीं है, वस्तु स्थित। सुख का पीछा जैसे अपनी दुम का पीछा करता कुत्ता, वह स्वयं स्वयं अनुपस्थित। वह वर्ण नहीं, मानव खोज रहा था अपनी पहचान, एक आकार, एक जैसे आकृति की शर्तों से बाहर आए, संदर्भ रहित पूर्व अनुरागों से टूटा अस्तित्व, किंतु अपने को सिद्ध न कर पाए। नभ में भटके जल को थाए, क्षण में त्रिकाल जीना चाहे, किंतु अपने को पुनः न सीमित कर पाए। तो ये शुद्ध हिंदी में था। तो वैसे ये भाषा लोगों को कठिन लगी, समझ में आ जाती है। वैसे उर्दू की भाषा, अब इसे एक मैं इस पे समाप्त करूंगा, एक अंग्रेजी में अगर मैं आपको सुनाऊं, आपको मैंने यूट्यूब पे से कहानी सुनाई। अंग्रेजी में अगर मैं ये सुनाऊं आपको, Oh, I am my own grandpa. It sounds funny, you know, but really so. I am my own grandpa. Let me explain to you how. Oh, many years ago when I was 20, I
I was married to a widow who was as pretty as could be. Now, this widow had a grown-up daughter who had hair so red that my father fell in love with her, and soon the two were wed. Now, this made my dad my son-in-law, and she my very life, for my daughter now became my mother, since she became my father's wife. Now, to complicate the matter, though it brought me joy, I soon became the father of a bouncing baby boy. Now, this little baby of mine then became a brother-in-law to dad, and so became my uncle, for it made me very sad. For if this little baby of mine was my uncle, then dad made him the brother of the widow's grown-up daughter, who, of course, by now was my stepmother. My father's wife then had a son, who kept them on the run, and he became my grandchild, for he was my stepdaughter's son. Now, my wife is now my stepmother's mother, and it makes me blue, because although she is my wife, she is my grandmother too. Now, if my wife is my grandmother, then obviously I am her grandchild. And every time I think of this, by God, it nearly drives me wild. For now I've become the strangest case you ever saw. As husband of my own grandma, I am my own grandpa. Sounds funny and complicating, I know, but really simple. Thank you very much. Wow. दिल की भाषा समझ में आई थी। एक मैं समाप्त क्या करूंगा कि भाई देखिए भाषा कोई सी भी हो, दिल की भाषा क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैंने एक छुरी ली, मैं एक नींबू है यहाँ पे, हाँ नींबू लिया और काटा और नींबू को मैं चूसूंगा, ठीक है। अब मैं आपको वही चीज इस तरीके से बयां करी कि भाई एक पीला सा गोल गोल, हाँ इसका नींबू है पीला सा, मैं लेके आया, हाँ ये मिल गया, ठीक है। अब ये नींबू को मैं एक छुरी भी लाया था, हाँ ये छुरी से मैंने इसको काटना शुरू करा, ठीक है। ये बहुत रसीला नींबू है, पीला नींबू है, इसको मैंने काटा, ठीक है। काट के छुरी यहाँ पे रख ली और इस नींबू बड़ा रसीला है यार, ये क्या कमाल का रस। अब इस नींबू को मैं चूसूंगा, ठीक है। खट्टा, पानी 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 पानी, बहुत खट्टा लगा। तो अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया, जिस तरीके से बयान किया, पहले कोई नींबू था नहीं ना, पहले ना इस बार, तो आपको तब यकीन नहीं आया कि नींबू है। इस बार आपको यकीन आया कि हाँ वाकई में नींबू है, और मेरे मुंह की खटास आपको नहीं, मगर हाँ साहब आपसे ही कह रहा हूँ, आपको तो पहुंच गई ना, देखिए ताली भी आ रहे हैं यार। तो दिल की भाषा जो होती है ना, भाषा कोई भी हो, दूसरे तक पहुंच जानी चाहिए। और यही हमारा एम्पावरिंग लाइफ की जो एकेडमी है, जो रागनी अग्रवाल और मैंने जो शुरू की थी, हम इसी तरीके से लोगों को अपने थॉट्स, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैसे बयां होते हैं वो करते हैं। और वही चीज मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने टीवी पैनल्स पे, जब मैं लाइव जाता हूँ, अपने टॉक्स में, हर जगह पे। तो ये है। शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ पे दावत देने के लिए, शुक्रिया, मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, जो कमेंट करेगा मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा 100%। Definitely, and please stay tuned Ali bhai, and now I would like to invite Tanveer Mia। अच्छा तुमका ऑडियो का कुछ इशू था, लेकिन अब वो शायद ठीक हो गया है, so great। Yeah, so I would just like to say that was honor to meet Tanveer bhai। Yeah, that was Major Muhammad Ali Shah, the international TEDx speaker who has given highest numbers of TEDx talks globally, popular TV panelist for national TV channels, actor of national award films, former Mr. Pune talent, IIM graduate, and one of India's most prominent motivational speakers. It is a privilege indeed to have you at Music Veranda. Thank you so much for your presence. We are really, really honored. और वी आर वेरी थैंकफुल कि आप आए, और नसीरुद्दीन शाह सर को भी हमारा रिगार्ड्स दीजिएगा, एंड वील बी वेरी हैप्पी इफ ही कम्स टू वेरांडा टू। थैंक यू सो मच। एंड मूविंग अहेड टू तनवीर साहब, डॉक्टर तनवीर, ओवर टू यू सर। आप बताएं मिर्जा गालिब का कनेक्शन क्या है? आप तो चांदनी चौक से हैं, उसी मोहल्ले से हैं जहाँ गालिब जी का बचपन हुआ था, और मुझे आज ही पता चला कि गालिब जी का जन्म आगरा में हुआ, और मैं आगरा की हूँ, तो मुझे बड़ा फक्र हुआ ये सुन के। सो ओवर टू यू तनवीर जी। मेरी अभी यस थैंक यू वेरी मच। शायद बेटे साहब ने मुझे सेव कर लिया अभी, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं अरेंज करता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं सबको मेरा आदाब, और खास तौर पे आज के मेहमान खुसूसी मेजर
मोहम्मद शाह साहब को मेरा आदाब, और थोड़ा सा ताखीर से आने के लिए मेरी माजरत, बिकॉज कुछ अर्जेंट मीटिंग निकल आई थी, लेकिन फाइनली आई मेकअप, सो आई एम एक्चुअली हैप्पी टू बी हेयर। और जहाँ तक जैसे कि अनिला मैम ने पूछा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के जो पहले 25 साल थे वो गली कासिम जान बल्ली मारान जो जगह है चांदनी चौक में, वहाँ गुजारे। और वहीं पे गली कासिम जान में गालिब की हवेली है, जो उनकी जो इतनी बड़ा सरमाया है, और वो बहुत साल उस हवेली में रहे हैं। तो एक तरह से ये एक किसी नेशनल म्यूजियम के इक्विवेलेंट है, और बहुत बार हम वहाँ से गुजरे, देखा हमने, और उसी हिसाब से ग्रो अप हुए। आजकल मैं दिल्ली में जामिया नगर में रहता हूँ, लेकिन कभी भी अगर जाना होता है बल्ली मरान तो वहीं से गुजरना होता है। और एक सलाम हमारा गालिब साहब को होता है कि जो पूरी दुनिया को उन्होंने जो एक सुखनवर होके जो शायरी दी है, उसका खैर कोई सानी नहीं है। पर मैं थोड़े से कुछ शेर अर्ज करना चाहूँगा, और पहला शेर नज़र कर रहा हूँ आज के मेहमान खुसूसी मेजर मोहम्मद शाह साहब के नज़र ये शेर है मेरा, कि दरिया है हम अपना हुनर जानते हैं, दरिया है हम अपना हुनर जानते हैं, जहां चल पड़ेंगे वहीं रास्ता बन जाएगा। तो ये हम शाह साहब के लिए ये शेर था। आजकल अनिला जी आपने देखा है कि काफी जैसे व्हाट्सएप चैट्स का बहुत बड़ा दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फील होता है कि जो वो पुरानी दोस्ती होती थी वो मिसिंग है। हम सब कहीं ना कहीं, जिसे एक वर्ड होता है बड़ा अच्छा मुझे लगता है, ठिया, चाय का ठिया। चाय के ठिये पे जो दोस्तों का बैठना होता था और चुस्कियां लेके इधर उधर की बातें होती थी, बहुत हद तक वो मिसिंग है आजकल। आजकल तो ये ग्रुप चैट हो रही है। तो उस पे एक शेर कहीं सुना था, वही यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि बरसों पुराना एक दोस्त मिला, मिला ऐसे जैसे गैर हो। बरसों पुराना एक दोस्त मिला, मिला ऐसे जैसे गैर हो, रुका, देखा, हिचक के पूछा तुम तनवीर हो। शुक्रिया, बहुत खूब तनवीर भाई, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत उम्दा, शुक्रिया। थैंक यू। एक कुछ क्योंकि अभी शायद इख्तिताम पे है इवेंट, तो मैं जल्दी से एक दो अशार और इजाजत चाहूंगा सुनाने के लिए, कि पहले पहल लगता था कि जाती मसला है, पहले पहल लगता था कि जाती मसला है, फिर पता चला कि मोहब्बत कायनाती मसला है। पहले पहल लगता था कि जाती मसला है, फिर पता चला कि मोहब्बत कायनाती मसला है। परिंदे कैद में हैं, तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद में हैं, तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ एक आध और हो जाए तनवीर साहब। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। तो एक मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी सुनाया था। तो शाह साहब तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू पे कमांड रखते हैं, लेकिन शायद अगर दो वर्ड्स मैंने पहले भी शायद जीजे को याद होगा कि बताए थे। एक तो दरतरस वर्ड आएगा, दरतरस, दस्तरस। दस्तरस के मीनिंग है कमांड के, दस्तरस किसी चीज को कमांड में होना। और एक आएगा वसवसे। वसवसे है कि किसी बहुत कीमती चीज को खो जाने का डर, कि मुझे ये बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है कि समथिंग विल बी लॉस्ट, सम वेरी प्रीशियस थिंग विल बी लॉस्ट। तो ये दो वर्ड्स आएंगे। बस उसी से शुरू करता हूँ। ये हाफी हैं, बहुत फेमस शायर हैं आज के दौर के, उनके शेर हैं कि सोए रहेंगे या जागते रहेंगे, सोए रहेंगे या जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे, सोए रहेंगे या जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे, तो कहीं और ही ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे, तो कहीं और ही ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे, राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे, राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे, सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे, सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे, लौट कर कब आना है तुझको,
लौट कर कब आना है तुझको, पर आदतन ही तुझे पुकारते रहेंगे, पर आदतन ही तुझे पुकारते रहेंगे, और तुझको पाने में मसला ये है, तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत सुंदर, बात है, थैंक यू बहुत सो खूब, मच, थैंक यू डॉक्टर अमेजिंग। तनवीर नवनीत। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार और हो जाए, मतलब तनवीर मियां देर आए पर दुरुस्त आए, और एक ऐसा आपने माहौल बना दिया है ना, इस सिलसिला बना दिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा अगर थोड़े से और वो हो जाए, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप आए हैं अभी बेशक, लेकिन थोड़ा सा आप और प्लीज, क्योंकि आप देखिए जो स्माइल आ रही है ना, लोग मतलब कहीं खो गए हैं आपके इन शायरियों में। जी जी, तो थोड़ा सा और कुछ जी। मैं अभी 1 मिनट लेता हूँ, कुछ रिकॉल करके फिर मैं सुनाता हूँ जरूर। Sure. थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग। और मैं मधु मुकेश जी से बोलूंगी कि जो उन्होंने जहां से शुरू किया वो एक बार फिर से हमें वापस एक बार सुनाएं तो बहुत मजा आएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। थैंक यू। ब्यूटीफुल, थैंक यू। डॉक्टर नवेद, आप कुछ रिकॉल कर पाए? जी, एक शेर मुझे मुनव्वर आला साहब बहुत ही मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर बहुत अच्छा शेर लगता है मुझे, तो ये थोड़ा सा सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग शेर है, तो ये मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। ओहो, वाह, वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत डीप बात। थैंक यू। ये आजकल जो बाईपास हो रहे हैं उनकी व्यवस्था हो गई आपकी ये शेर में। बहुत तो खूब। ये बात सही है, पहले गांव से होकर ही गुजरना बड़ा सुकून देता था, और आजकल बाईपास से बिल्कुल बाईपास ही हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया आपने शेर पढ़ा तनवीर साहब। थैंक यू सो मच। और अब इजाजत लेते हैं इस शाम के लिए, और थैंक you very much everyone for joining, all the Facebook viewers who have been part of this evening, and thank you Major Shaha, thank you Dr. Tanveer, आप अपना कीमती समय निकाले, थैंक यू मधु मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, और सभी को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब का ख्याल अच्छा है। थैंक यू, गुड नाइट, and stay safe, stay happy. नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much everyone. Good night. Take care. Bye. Thank you everyone. Good night.